अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी आदित्य त्यागी जो कि जर्नलिस्ट हैं भारत से और हम आदित्य को देखते रहते हैं अक्सर फील्ड में और बहुत तरीके से बहुत एक्टिव होके काम करती हैं। आई विश कि मैं भी ऐसा कर पाती लेकिन मुझे पता नहीं आउटडोर से क्या घबराहट होती है। बहुत शुक्रिया आदित्य कि आप आज आ पाएँगे। थैंक यू थैंक सो यू सो मच, थैंक यू सो मच। नमस्कार। नमस्कार। और आज सबसे पहले हम बात करेंगे आदित्य वक्फ बोर्ड की। और इस बार ईद थी, अभी 2 दिन पहले ईद चल रही है और उसमें भी जो है वो हम देख रहे हैं कि आपके यहाँ के जो मुस्लिम्स हैं वो खासतौर पर वैसी साहब वगैरह वो काली पट्टी लगाकर इधर बाजू में और बैठ रहे हैं और वक्फ बोर्ड की तरफ से प्रोटेस्ट किया जा रहा है। ये क्या हो रहा है? देखिए, वक्फ बोर्ड पहले लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। आपके यहाँ वक्फ बोर्ड है? नहीं, हमारे यहाँ इस तरह से नहीं है। और आप इस्लामिक कंट्री हैं हम्म। और इंडिया सेक्युलर सेक्युलर कंट्री, सेक्युलर कंट्री। पंथ निरपेक्ष। तो आप समझ लीजिए कि ये हमारी डिबेट औकाफ के नाम से, क्या औकाफ के नाम से, लेकिन वो उस तरह से नहीं है जैसे आपका वक्फ बोर्ड है, उस तरह का कुछ नहीं है। तो मैंने एक्चुअली आपसे सवाल जो पूछा उस इस पूरे मामले को एक पर्सपेक्टिव देने के लिए सवाल पूछा मैंने आपसे। तो आपने ओवैसी साहब का जिक्र किया। ओवैसी साहब के बारे में मैं आपके जो दर्शक हैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि ओवैसी साहब मीडिया स्पेस में काफी दिखाई देते हैं, लेकिन मैं किसी नेता को जज करती हूँ उसकी मास प्रेजेंस पे, उसकी ग्राउंड प्रेजेंस के दम पे। तो ओवैसी साहब की पार्टी के पास जिस पार्लियामेंट में वो बैठे हुए हैं वहां पे सिर्फ एक सीट है। तो आप लगाएं कि ओवैसी साहब कितने बड़े मास लीडर हैं। तो अभी ये जो पूरा कैंपेन सरकार तो एक्चुअली थोड़ा सा फैक्ट्स पे बात करते हैं, और फैक्ट्स ये है कि ये जो सरकार वक्फ अमेंडमेंट बिल लेकर आई है इसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं। और ऐसा नहीं है कि वक्फ एक्ट में अमेंडमेंट कोई पहली बार हो रहा है। इससे पहले भी वक्फ एक्ट में अमेंडमेंट्स होते रहे, 2013 में भी हुआ था। और छोड़ दीजिए, मैं बहुत ज्यादा पीछे आपको लेके भी नहीं जाऊंगी। 2013 में हुआ था, इलेक्शन से ठीक पहले करीब 104 प्रॉपर्टीज थी जो वक्फ बोर्ड को दे दी थी तब की जो यूपीए गवर्नमेंट थी, कांग्रेस लेड गवर्नमेंट थी, उसके द्वारा। आज उस पे मिनिस्टर साहब जो थे उन्होंने ये कहा भी कि राजनीतिक फायदा उठाने के लिए ये सब कुछ किया गया था। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, और जो लोग इस पूरे मामले को समझना चाहते हैं, फॉर अ सेकेंड हिंदू मुस्लिम को साइड में रखिए और इसको आप जो ग्राउंड रियलिटी है उसके आधार पे समझिए। तो इस देश में, यानी हमारे देश में, भारत में 10 लाख एकड़ जमीन है वक्फ के पास, 10 लाख एकड़। इससे ऊपर सिर्फ दो इंस्टीट्यूशंस आते हैं। एक है इंडियन रेलवेज, और रेलवेज आप समझ सकती हैं कि रेलवेज जो है वो कोई किसी की प्रॉपर्टी या ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। दे बिलोंग टू एवरीवन। ऐसे ही जो इंडियन मिलिट्री है वो नंबर 2 पर आती है, लेकिन उनका वक्फ बोर्ड के साथ कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता है, क्योंकि ये ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो पूरे इंडिया के लिए काम करते हैं। लेकिन जैसे ही आप वक्फ बोर्ड की बात करने लगते हैं तो लोग बात करने लगते हैं कि भाई ये तो मुसलमानों के हितों में, उनके उनके उनको जो आजादी कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान गारंटी करता है, आप उसमें इंटरफेयर कर रहे हैं। तो अब दो बातें फॉर अ फैक्ट आपके व्यूअर्स को पता होनी चाहिए। जब हम माइनॉरिटीज के राइट्स की बात करते हैं तो फ्रॉम 25, 26, 27, 28 आप माइनॉरिटी के राइट्स की बात करते हैं, लेकिन उससे कहीं पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14 आता है जो कि राइट टू इक्वालिटी की बात करता है, यानी सब बराबर है। और वो हमारे सिस्टम में रिफ्लेक्ट भी होता है कि लीगली हम सभी बराबर हैं, हमारे सबके राइट्स हैं। और हमारे यहाँ जुडिशरी इस मामले में बहुत एक्टिव रहती है। जैसे ही आपका फ्रीडम पे अटैक होगा तो यू गो टू द कोर्ट एंड दे इंश्योर कि जो आपका फंडामेंटल राइट है, क्योंकि इट्स अ फंडामेंटल राइट, वो रिस्टोर किया जाए। हालांकि कोई भी फ्रीडम एब्सोल्यूट नहीं है। तो अभी इस पे सच बताऊं तो ग्राउंड पे जो मुसलमान है जिसका इससे डायरेक्टली लेना देना है वो क्या कहता है, वो आपके व्यूअर्स को जानना चाहिए। राजनीतिक तौर पर कहता है क्योंकि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि बीजेपी की सरकार है, तो ये कहते हैं कि भाई ये एंटी मुस्लिम है, ये मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। उनका सीधा सा दलील ये होता है। फिर उनकी दूसरी दलील ये होती है कि अरे आप ये इसलिए टारगेट कर रहे हैं क्योंकि आप हिंदू ऑर्गेनाइजेशन में बैठा के दिखाइए, मुसलमान को यहाँ बैठाइए वहां बैठाइए। तो उनको शायद पता नहीं है कि आप जाके देख लें वैष्णो देवी बोर्ड ट्रस्ट, या फिर आप देख लें जो अमरनाथ श्राइन से जुड़े हुए उनके इतिहास देख लें, उनके इतिहास के मेंबर्स को देख लें। तो जिनको नॉलेज का अभाव है, जानकारी का अभाव है, वो इस तरह का मैं इसे नैरेटिव भी नहीं बोलूंगी, मैं इसे प्रोपेगेंडा का नाम दूंगी।
कि वो इसे इस तरह से पेंट करने की कोशिश करते हैं। अब इसमें मेन स्टेक होल्डर कौन है? इसमें मेन स्टेक होल्डर है मुसलमान, एक आम मुसलमान जो गांव में रहता है या जो कहीं भी रहता है, या जिसमें, और उसमें भी मैं सबसे ज्यादा मेन स्टेक होल्डर मानती हूँ उस मुसलमान को जो कि गरीब है, जो दबा कुचला है, जो विधवाएं हैं, जो अनाथ बच्चे हैं, उनका हक मानती हूँ। अब आप ये बताएं कि जब इतनी बड़ी प्रॉपर्टी होगी तो मुसलमान, जो कि खुद ये मुसलमान के पैरोकार कहते हैं कि बड़ा पिछड़ा हुआ है जी, बहुत गरीब है जी, मुसलमान पे बहुत मुसलमान को तो बहुत पीछे रह गया है जी, तो वो कैसे रह गया है जी? अगर उसके पास इतनी संपत्ति है तो वो पीछे कैसे रह गया है? उसको किसने पीछे रखा है और क्यों पीछे रखा है? क्यों उसको पढ़ाया नहीं गया? तो उसमें आप पाएंगी, जब आप जाएंगी मदरसों में, जब आप जाएंगी मस्जिदों में, जब आप वहां पे ग्राउंड पे लोगों से बात करेंगी, तो एक तो ये कि जो आम मुसलमान है वो आपको ऐसा मुसलमान मिलेगा जिसको इसके बारे में बहुत डिटेल में जानकारी नहीं है। फिर आपको ऐसा मुसलमान मिलेगा जो आपसे ये कहेगा कि भाई वक्फ की जो संपत्ति है उसका बहुत मिसयूज हो रहा है। मिसयूज कैसे हो रहा है? कि बड़ी बड़ी संपत्ति है, बड़ी बड़ी संपत्ति, उसका किराया 8 रुपए, उसका किराया 10 रुपए। अब 8 रुपए 10 रुपए क्या होता है? पाकिस्तान में कुछ कोई बिल्डिंग मिलेगी 16 रुपए में या 25 रुपए में या नहीं 100 रुपए कभी में? नहीं। अब आप 8-8 रुपए किराया भर के और उस वक्फ की संपत्ति पे आपने बड़े बड़े हॉस्पिटल, होटल्स, ये सब खड़े कर दिए। अब आप एक बात बताएं, आप मुसलमान हैं, मैं तो चलिए फिर भी हिंदू हूं, इंडियन हिंदू हूं, तो आप ये देखें कि जो वक्फ की संपत्ति हो गई, जो वक्फ हो गई संपत्ति, वो वक्फ है। अब यहाँ पे हमारे यहाँ ऐसा बड़ा माफिया गैंग बैठा हुआ है, इतना बड़ा माफिया बैठा है कि वक्फ की संपत्ति पर कमाई कर रहे हैं वो, जबकि आप इस्लाम को समझती हैं वक्फ से जो कमाई होगी वो भी तो वक्फ ही है ना, वो उसको रन करने वाले की कमाई थोड़ी है, वो भी सही। वक्फ है, हम्म। वो भी वक्फ है। ट्रू। आज मैं अगर आपको ये बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, मेरे गेस्ट ने दिया था कि आज मैं आपको एक साड़ी गिफ्ट कर दूं, कल को आप उसमें से 2 सूट बनवा ले और उन 2 सूट को जाके बेचने लगे, तो वो तो है तो वक्फ ना, क्योंकि मैंने तो आपको वक्फ की है ना। हम्म। तो ये बात बहुत सारे लोगों को समझने नहीं दिया जा रहा। ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी वो कहते हैं ना, यहाँ पे पब्लिक है वो सब जानती है, लोगों को पता है कि वक्फ की संपत्ति जो है उस पे उसका गलत इस्तेमाल हुआ है, उस पे गलत कब्जा हुआ है। ओवैसी साहब जो है, थोड़ी देर पहले जिक्र किया था आपने उनका, तो ओवैसी साहब इसलिए बिलबिला रहे हैं क्योंकि ओवैसी साहब ने वैसे थोड़े दिन पहले मैंने वक्फ बोर्ड के जो चेयरपर्सन है शादाब शम्स, उनका एक बहुत ही वायरल इंटरव्यू किया था और उसके बाद से वो एक्चुअली बहुत बौखलाए भी हुए हैं। उन्होंने सीधे तौर पर ये कहा था कि 3,500 करोड़ की वक्फ की संपत्ति है असदुद्दीन ओवैसी के पास, जिस पर वो हॉस्पिटल चलाते हैं, ऐसी संपत्ति है उनके पास। तो उन्हें तो दर्द होगा भाई। अगर मैंने उनका, बद... सॉरी आदित्य आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन मैंने उनकी एक स्टेटमेंट सुनी थी जो सोशल मीडिया पर शेयर की गई थी अवैसी साहब की, और वो कह रहे थे कि इसमें कहा जा रहा है कि नॉन मुस्लिम्स या हिंदू या कोई भी दूसरे लोग जो है उनको इसकी मेंबरशिप दी जाए या बोर्ड में रखा जाए, तो वो हम नहीं रखेंगे। क्या क्या किसी दूसरे जो उन्होंने एक दो बताई कि क्या उसमें कोई मुस्लिम रखा गया है, तो इस किस्म मैंने की वही भी आपसे, ऑब्जेक्शन कर रहे हैं वो। नहीं इसीलिए मैंने पहले ही कहा कि ये लोग कहते हैं कि आप जो हिंदुओं से जुड़े हुए ट्रस्ट हैं, हाँ एंडोमेंट बोर्ड है, आप उसमें क्यों नहीं रखते, ये कह रहे हैं ना ये। मैंने आपको बिल्कुल। उसका जवाब वही दिया, उसका जवाब हाँ, मैंने आपको बोला ना कि आप जाके पहले चेक तो करें, वैष्णो देवी में चेक करें, हाँ, अमरनाथ यात्रा से जुड़ा हुआ जो ट्रस्ट है उसमें चेक करें, उसका इतिहास उठा के देखें, तब आपको समझ आएगा। और मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर जो महाकुंभ हुआ था जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, तब उसको उसका उसका इंचार्ज कौन था? उसका इंचार्ज आजम खान थे। आपको इतने सारे हिंदुओं में, जैसे कि हिंदुओं का सबसे बड़ा समागम माना जाता है, उसे एक मुस्लिम रन कर रहा था, वो उसका इंचार्ज था। तब किसी को तकलीफ नहीं थी, तब किसी को दिक्कत नहीं हुई। और फिर मैं ओवैसी साहब से एक और सवाल पूछूंगी, वैसे तो वो बड़ा आईन 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 कहते रहते हैं, तो आईन तो मेरा नहीं कहता है मजहब की बात, आईन तो मेरा कहता है कि सबको समानता की बात। तो एक बात आप मुझे बताएं, अभी 2 महिलाओं को कहा गया है कि जो 4 मुस्लिम मेंबर्स होंगे उसमें 2 महिलाएं होंगी। ये लोग कैसे बौखलाए ऐसा? अब आपसे आके कई लोग ये भी कहेंगे कि वो तो पहले से है। भाई एक होता है एक महिला का किसी जगह पहुंच जाना,
और एक होता है सिस्टमैटिकली औरतों का वहां पहुंच जाना। दोनों में अंतर होता है, दोनों में अंतर होता है। एक बेनजीर भुट्टो का प्रधानमंत्री बन जाना या इंडिया में इंदिरा गांधी का प्रधानमंत्री बन जाना और पाकिस्तान में महिलाओं का उत्थान हो जाना और भारत में महिलाओं का उत्थान हो जाना क्या कंपेरेबल है? क्या आप उससे कह देंगे कि भाई पाकिस्तान में महिलाओं की हालत बड़ी अच्छी थी? भाई आज भी दुनिया में इक्वल राइट्स की बात हो रही है ना, आज भी महिलाएं लड़ रही हैं इक्वल राइट्स के लिए। तो ये आपको कहेंगे अरे वो तो पहले से थे, लेकिन ये जो अमेंडमेंट बिल है इसमें दो महिलाओं को, 4 मुस्लिम मेंबर्स में से दो जगहों पर महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन की बात कही गई है, विच आई स्ट्रांगली फील कि अच्छी बात है। और अगर जो लोग ये क्लेम करते हैं कि भाई इसमें तो पहले से ही ऐसा था, तो उनको तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं होनी चाहिए, फिर तो कुछ बदल ही नहीं रही है सरकार, फिर तो आपको और कुछ होना चाहिए कि भैया ये तो कुछ नहीं कर रहे हैं, ये तो अच्छी बात है। तो फिर विरोध किस बात का आप कर रहे हैं? विरोध किस बात का कर रहे हैं? और एक और बात बताइए, जो ये आइन आइन चिल्लाते हैं, ये सेक्युलर कंट्री में आप क्या धर्म देखकर वोट मिल रहे हैं क्या? वैसी साहब जो जीत के आते हैं हैदराबाद से, क्या वो ये मान के चल रहे हैं उन्हें सिर्फ मुसलमान ही वोट करता है? तो वो कैसे ये क्लेम करते हैं कि मैं तो दलितों की आवाज हूं, मैं तो दबे वंचितों की आवाज हूं, मैं तो दबे कुचलों की आवाज हूं, मैं तो इसकी आवाज हूं, मैं उसकी आवाज हूं। तो यहां पे इलेक्शन होता है विनेबिलिटी पे। इस बात को आपके यहां भी लोग समझते होंगे, मुझे लगता है जो ब्रॉडकास्ट देख रहे हैं वो भी समझते होंगे। लेकिन ये कह देना कि सिर्फ हिंदू का कल्याण हिंदू कर सकता है, तो फिर तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स भरे हुए हैं हमारे, तो कई सारे बहुत से नेता ऐसे हैं जिनका रिलीजन हिंदू है, उन्हें कटघरे में खड़ा किया जाता है। या फिर ये कहना कि मुसलमान का उत्थान मुसलमान ही कर सकता है, अरे तो फिर मुझे ये बताइए जो वक्फ की संपत्ति पर कब्जा जमाए बैठे मुसलमान नहीं है वो, तो वो क्यों नहीं उस गरीब महिला को, वो जो विधवा है बेचारी मजबूर महिला, आप बात कीजिए। नहीं जी नहीं जी। तो उन्होंने ये बताया ना मुझे कि मुसलमान ने मुसलमान का भला किया, तो मुसलमान पिछड़ा क्यों है फिर? ये वही सही। असदुद्दीन ओवैसी है जिन्हें मुसलमान वोट नहीं करता। क्यों नहीं करता फिर? अगर ये इतने बड़े वो हैं झंडा बरदार हैं मुसलमानों के, तो इन्हें क्यों नहीं वोट करता? उनकी पहले 2 सीटें हुआ करती थी, छोड़ दीजिए, 2 सीट होती थी, अब तो 1 ही रह गई। तो भाई 2 का 4 होती ना। अगर हाँ, चलिए मैं मानती हूँ आप हर जगह नहीं लड़ सकते, 2 की 4 हो जाती। आप तो बिल्कुल। मुसलमानों के हितों की बात कर रहे हैं ना। हम्म, या फिर जो वक्फ को चला रहा है कब्जा माफिया, उसने मुसलमान का भला क्यों क्यों नहीं किया? अगर मजहबी आधार है तो क्यों नहीं किया उसने मुसलमान का भला? तो और आप ये कह रहे हैं कि दूसरी तरफ आप ये भी कह रहे हैं कि सेक्युलर कंट्री में जो सरकारें आती है वो तो धर्म पे नहीं करती, डिफरेंशिएट नहीं करती या डिस्क्रिमिनेट नहीं करती। नरेंद्र मोदी की जितनी भी योजनाएं हैं, ये मैं कोई इनका प्रचार प्रसार नहीं कर रही हूं, मैं आपको ग्राउंड पर जाती हूँ इसलिए बता रही हूँ। और बहुत सारे लोग होंगे जो आपकी इस बात से अग्री भी करेंगे, मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि नरेंद्र मोदी की योजनाओं का लाभ उठाने वाला एक बड़ा वर्ग मुस्लिम समाज है। और मैं आपको बकायदा मुस्लिम समाज की रिकॉर्डिंग भेज सकती हूँ आपको, और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आप मेरे टाइमलाइन पे चले जाइएगा, आप खुद उन्हें कहते हुए सुनेंगे, कभी आयुष्मान भारत को प्रेस करते हुए, कभी फ्री राशन को प्रेस करते हुए, कभी किसी और योजना को प्रेस करते हुए। तो यानी आप ये तो नहीं कह सकते कि मजहब के आधार पर ही किसी का विकास हो सकता है, या कोई एक ही मजहब वाला व्यक्ति एक ही मजहब का विकास कर सकता है। तो मैं इस आर्ग्यूमेंट को बिल्कुल बाय नहीं करती, ठीक है। और आप एक बात बताएं फिर तो, अगर मुझे, चलिए 1 सेकंड के लिए ओवैसी साहब के लॉजिक पे चलते हैं, मैं सबकी मान लेती हूँ, तो मुझे बताएं फिर तो कल को आप कहिए कि मैं तो हिंदू टीचर से नहीं पढ़ पाऊंगा, या क्रिश्चियन टीचर या सिख टीचर से नहीं पढ़ पाऊंगा, या मैं तो इस डॉक्टर से इलाज नहीं कराऊंगा, ये मेरा कैसे इलाज करेगा, मेरे को मार देगा, ये तो हिंदू डॉक्टर है या क्रिश्चियन डॉक्टर है या सिख डॉक्टर है। तो अगर आपको इतना सेग्रीगेशन की पड़ी है, तो कल को आप डॉक्टर भी अलग कीजिए, टीचर भी अलग कीजिए, सब कुछ अलग कीजिए। आप फिर तो आप किस पार्टी पे देश को ले जाएंगे भाई? आप तो सेपरेटिज्म की तरफ ले जाएंगे इस तरह की बातें करके, जो कि हमारे जो हमारे फादर्स थे, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, निर्माता थे, उनका यही, हमारे फादर्स का यही फियर था। तो ये सब दलीलें जो है, अगर आप लॉजिक की परिपाटी पे, उसको लॉजिक की कसौटी पे रखेंगी ना, तो आपको ये सारा प्रोपागेंडा समझ आ जाएगा। मैं राजनीति आपको पूरी समझ आ जाएगी, क्योंकि मेरा सरोकार इस समय जो है वो ग्राउंड पर जो मुसलमान है उससे, क्योंकि मैं चाहती हूं उसका बच्चा पढ़े,
उसका बच्चा फॉरेन एक्सपोजर हासिल करे, और ये चेंज भी हो रहा है। अब मुसलमान बच्चे जो हैं, आप देखेंगे जो हमारे सिविल सर्विसेज हैं उसमें अब बच्चे आ रहे हैं, मुस्लिम बच्चे आ रहे हैं, वो क्वालिफाई करते हैं, मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो ये एक बड़े लेवल पर होना चाहिए, अवेयरनेस क्रिएट होनी चाहिए। तो उस पर तो इनका फोकस होता नहीं है। इनका क्या है, विक्टिमहुड का नैरेटिव है, क्योंकि इन्हें लगता है जब तक विक्टिमहुड का नैरेटिव नहीं होगा तब तक वोट नहीं मिलेगा। हाँ, तो कुल मिला के लड़ाई वोटों की, भाई राजनीति तो वोटों की लड़ाई है, लेकिन राजनीति में जरूरी नहीं है ना मैं कि किसी को मैं बिल्कुल ही सेपरेटिज्म की तरफ लेके जाऊं, या मेरी राजनीति जो है उस तरफ ले जाए। एक तरफ मैं क्लेम करूं कि मैं दबे कुछ लोग वंचितों की बात करती हूँ, और दूसरी तरफ जाकर मैं कहूं कि अरे तो ये तो मेरे राइट्स, मैं कहूं मुसलमानों अपना नेता चुन लो। तो दोनों चीजें साथ नहीं चल सकती। दिस इज व्हाट आई वांट योर व्यूअर्स टू नो। बिल्कुल ऐसे ही, और इसीलिए मैंने आपसे ये पूछा भी, ताकि भारत में तो खैर बहुत से लोग अंडरस्टैंड करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में कुछ लोग जो हमें देख रहे हैं वो इस बात को अंडरस्टैंड कर सकें कि ये सारा मामला क्या है, जो बार बार हम ईद के मौके पर भी देख रहे थे कि वो वैसी साहब और कई दूसरे जो हैं वो प्रोटेस्ट करने बैठे हुए थे, और आपकी संपत्ति काली छीनेंगी, पट्टी बांध रखी थी उन्होंने यहाँ पे। तो मैं समझ सकती हूँ ना, आपकी संपत्ति में छीनूंगी तो आप काली पट्टी क्या, आप पूरा काला लिबास पहन के आ जाएंगी। अगर वो हाँ, हजारों करोड़ की संपत्ति हाँ, होगी, चाहे वो वैसी साहब हो या जो आरोप लग रहे हैं उनपे, या फिर मौलाना हाँ, मौलवी हो, सब हाँ, किसने कब्जा किया हुआ है, किसने कब्जा किया? बिल्कुल, अभी उत्तराखंड का हाँ, एक एग्जाम्पल और देती हूँ, मुझे पता है मैंने बहुत लंबा इस पे वो किया है नहीं नहीं, बात कीजिए। एनालिसिस। उत्तराखंड में वक्फ बोर्ड के पास, अगर मैं गलत नहीं हूं क्योंकि मैं ग्राउंड पे गई थी और ये है रिपोर्ट मैंने वहां पे हासिल की, वहां पे करीब शायद 150 मदरसे थे वक्फ बोर्ड के पास, और टोटल नंबर शायद है 400 के ऊपर। वक्फ बोर्ड के सही, पास कम नंबर है और जो टोटल नंबर ऑफ मदरसा है वो ज्यादा है। तो किसका मदरसा है वो? किसका मदरसा है? प्राइवेट मदरसा है ना। कौन, कैसे बना, किसकी लैंड पे बना, कैसे बनाया गया, उसका हाँ, पैसे का क्या हुआ, ये सब सही, कैसे पता चलेगा? हम्म, तो ये सारी बातें हैं जिनके बारे में सोचने की जरूरत है। हर चीज मजहबी चश्मे से देखना मुझे लगता है कई बार ये उचित बात नहीं होती। हाँ, लॉजिक, और सबसे बड़ी बात मैं क्या बोलती हूँ, जिन्हें डर लग रहा है, जिन मुसलमानों को डरा दिया गया है, खौफ आ रहा है, तो आप देखिए 2013 में भी अमेंडमेंट हुआ था ना वक्फ एक्ट में, 2013 में भी हुआ था। नरेंद्र मोदी 2014 में आ गए थे, सही, अब 2025 है, ठीक है। हाँ, तो जब निजाम बदलेगा फिर बदल दीजिएगा भाई। लोकतंत्र में तो सरकारें हाँ, आती हैं जाती हैं। आती हैं जाती हैं, बिल्कुल, 2013 में जो हुआ उसमें अमेंडमेंट ला रही है ना ये मौजूदा सरकार। हाँ, सरकार बदलेगी फिर बदला जाएगा अगर गलत होगा तो हाँ, बिल्कुल, ये सारी बातें हैं जिन पर सोचने की जरूरत है, विचार करने की जरूरत है। हर चीज को मजहबी रंग दे देना, हर चीज, हर बात को मजहब में इंटरफेरेंस करार दे देना, वो मुझे लगता है उचित नहीं। क्योंकि सरकार ने तो क्लियरली बोला ना कि 2025 से पहले के जो है मामले, उन पर वो क्लेम की बात नहीं करे जब तक कि आप कोर्ट नहीं जा रहे हैं। ऐसा ये लोग माहौल बना रहे कि हमारी मस्जिद छीनेंगे, हमारा मदरसा छीन लेंगे, हमारा कब्रिस्तान छीन लेंगे, उसे लेके बहुत डिटेल में इन्होंने बात की है। तो दुष्प्रचार ज्यादा है, फैक्ट्स कम है, और यही मेन इशू है। और बिल्कुल, और फैक्ट्स के ऊपर भी बात होनी चाहिए और लोगों को समझना भी चाहिए कि असल में मामला क्या है। लेकिन अगर हम बात करें बांग्लादेश की, बांग्लादेश और भारत के बीच में जो है वो एक बार फिर जो है वो देख रहे हैं कि बातचीत करने की कोशिश की जा रही है, और बीच में मोहम्मद यूनुस साहब जो है वो मिलने की भी कोशिश कर रहे थे मोदी जी से। क्या लग रहा है आपको, कुछ टर्म्स बेहतर होने जा रहे हैं, या आपको लगता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है? जी देखिए, आपने दो चीजों का यहाँ पे जिक्र किया है। मुझे लगता है कि एक तो मोहम्मद यूनुस साहब जो हैं उनको दो तीन बातें समझने की यहाँ पे जरूरत है। इंडिया बहुत ही अच्छे तरीके से, इंडिया अपने सारे नेबर्स को रिस्पेक्ट देता है। वो हमने आपके केस, पाकिस्तान के केस में भी किया है। और इशू सभी जानते हैं कि पाकिस्तान से जो टेरर हमारे यहाँ पहुंचता है, टेररिस्ट यहाँ पहुंचते हैं, वो आतंकी असला पहुंचता है, वो मेन इशू है। भारत, आप देखें ना, प्रधानमंत्री नेपाल, भूटान, श्रीलंका, हर देश को बहुत तरजीह देते हैं। मोहम्मद यूनुस साहब को ये समझना है कि भारत और बांग्लादेश के संबंध इररिस्पेक्टिव ऑफ पर्सनैलिटीज है, किसी भी देश के बीच, फॉर दैट मैटर एनी कंट्री, पॉलिसीज हमेशा रहती हैं। नेता जो हैं वो आते हैं और जाते हैं। अब ऐसा तो नहीं था कि जब शेख हसीना थी तो उन्होंने कांग्रेस के साथ भी काम किया है, उन्हें बीजेपी के साथ भी काम किया है, खालिदा जिया ने भी सबके साथ काम किया है। तो मोहम्मद यूनुस साहब को ये समझना है कि सरकार से डील कर रहे हैं, वो शख्सियत से डील नहीं कर रहे हैं। ये ठीक है कि वो शख्सियत आती है व्हेन इट कम्स टू स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स ऑफ इट, स्पेसिफिक टॉपिक्स, स्पेसिफिक इश्यूज,
लेकिन पॉलिसी कंसिस्टेंट होती है, पॉलिसीज आर देयर टू स्टे, दे आर नॉट चेंज्ड विद द रिजीम चेंज, वो रहती हैं। तो यूनिस साहब को ये समझना है कि भारत एक तो इनको ये समझना है कि किसी को भी पॉलिटिकल चश्मे से देखना, कंट्रीज की रिलेशनशिप पॉलिटिकल चश्मे से डिसाइड नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती। दूसरी बात, उनको ये समझना होगा कि इंडिया एक की प्लेयर है साउथ एशिया में, इंडिया इज अ बिग प्लेयर। ट्रू। आप ये सोचे कि मैं इससे दोस्ती कर लूं, उससे दोस्ती कर लूं, मैं फलां को नीचा दिखा दूंगा, तो लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट, एंड आई एम बीइंग एब्सोल्युटली फैक्चुअल ओवर हियर, एब्सोल्युटली फैक्चुअल। यूनुस साहब को तो ये समझना चाहिए कि भारत कितना बड़ा प्लेयर है कि उसने 71 में, जैसे दाई होती है ना, दाई मिडवाइफ जिसको बोलते हैं, तो बांग्लादेश की तो जन्म किसने करवाया? बांग्लादेश का जन्म ही भारत ने करवाया भाई। आप सोचे तो आप क्या करना चाह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं आप, और क्यों बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं कि पॉलिसी तो रहेगी, लोग ही तो आएंगे जाएंगे, पॉलिसी तो रहेगी, ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज तो रहेंगी। और आप इतिहास को भी थोड़ा देखें समझे ना, आप इतिहास को ना छोड़ दें। आप बयान दे रहे हैं, जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया, मैंने जैसे पहले कहा, मैं बार बार इस बात को एम्फेसाइज करती हूँ, मैं जिंगोइज्म नहीं करती, मैं फैक्ट्स पे बात करती हूँ। यूनुस साहब को कोई ये बताए कि इंडिया ने कराची पोर्ट में क्या किया था 71 में। हाँ, आपको तो पता होगा, आपने तो पढ़ी है हिस्ट्री। बिल्कुल, लेकिन कब तक आदित्य हम 71 में ही फंसे रहेंगे? मतलब वो चीज तो ठीक है, हुई है, मैं मानती हूँ, लेकिन अब तो तीनों कंट्रीज जो है, चाहे भारत हो, पाकिस्तान या बांग्लादेश, इन्हें आपस में थोड़ा सा तो एक दूसरे को टॉलरेट करना चाहिए ना। नहीं, मैं 71 में नहीं हूँ, मैं 71 में नहीं हूँ, मैं उनको, मेरा पॉइंट ये है, माई पॉइंट इज, इंडिया ने 71 में ये कर दिया था, तो आज तो वी आर टॉकिंग अबाउट इट फॉर आफ्टर मोर देन 5 डिकेड्स। इंडियन नेवी जो है, उसकी कैपेबिलिटीज जो है, दे आर नॉट हायर। और कुल मिला के जो मैं कहना चाहती हूँ कि रिलेशनशिप कभी, अभी आपने जो कहा ना, हम कब तक ऐसे करते रहेंगे, तो रिश्ता तो एक हाथ से नहीं चलेगा ना, ताली तो दोनों हाथ से ही बजेगी। अगर इंडिया के, अब आप ये एक्सपेक्ट करें कि पाकिस्तान से तो टेररिस्ट आए, सिविलियंस मारे जाएं, फौजियों की शहादत हो, और भारत कहे कि चलो चलो आओ टेबल पे बैठेंगे, नहीं होगा। आपके नेबर से भी अगर आपकी लड़ाई हो जाए और वो आपके खिलाफ कैंपेन चला दे, तो आप नहीं बैठेंगे उसके साथ, दुआ सलाम नहीं करेंगी आप उनके साथ। कर्टेसी के लिए भी आपको एक सर्टेन रिश्ता मेंटेन करना पड़ता है। हाँ। आप जाके पथराव करेंगे अपने पड़ोसी के घरों से, कहेंगे आप मुझे ईद मुबारक बोल, नहीं बोलेगा वो आपको, और आप भी नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि आपका चेहरा नहीं रहेगा, आपका फेस नहीं रहेगा ये कहने का। तो ये रिश्ते, मैं हमेशा बोलती हूँ, ये 2 वे ट्रैफिक होता है। और भारत ने आप देखें, बांग्लादेश में माइनॉरिटीज पे इंडिया ने कितने समय बाद कहा, आप उठा के देखें ना, भारत ने जितना संयम एक्सरसाइज किया, इंडियन गवर्नमेंट ने जितना रिस्ट्रेन एक्सरसाइज किया, मुझे नहीं लगता बहुत कई गवर्नमेंट्स होंगी जो ऐसा कर पाएंगी, मुझे नहीं लगता। मैं आपको बहुत ऑनेस्टली ये बात बोल रही हूँ, एक जर्नलिस्ट के तौर पे भी और एक इंडियन होने के तौर पे भी। जिस तरह से माइनॉरिटीज अंडर अटैक आई बांग्लादेश में, बहुत ही विचलित करने वाले वीडियोस वहां से आए सामने, तो यूनुस साहब को तो पहले अपना घर देखना चाहिए, पहले चीजें घर पे फिक्स करनी चाहिए। आप अगर इंडिया से ऑब्सेस्ड हो जाएंगे, और आप अगर ये सोच रहे हैं कि आप इंडिया से ऑब्सेस्ड होकर अपनी किसी भी बैटल को आप इंडिया से बैटल कर लेंगे, इंडिया से लड़ लेंगे, आप देखें ना जो उनका स्टेटमेंट है वो कितना इरेस्पॉन्सिबल है, तो उसके बाद आप कैसे ये एक्सपेक्ट करेंगे कि इंडिया कहेगा चलिए आइए यूनुस साहब आप बैठिए टेबल पर। रिस्पेक्ट भी कोई चीज होती है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट होना जरूरी होता है। मैं अगर आपको इज्जत दे रही हूँ और आप मेरे से गाली गलौज करेंगी, तो फिर देन वो इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन डिप्लोमेसी उसे किस लेवल पे लेके जाएगी, कैसे लेके जाएगी, वो एक्सपर्ट्स का काम है। लेकिन अगर आप किसी हिंदुस्तानी या इंडियन पत्रकार से पूछेंगे, तो यस ऑब्वियसली, और मैं ये नहीं मानती कि इंडिया के संबंध बांग्लादेश के साथ उस लेवल पर है जिस लेवल पर खराब हो चुके हैं पाकिस्तान के साथ, मुझे नहीं लगता, उस बात को मैं नहीं मानती। बिल्कुल जाहिर है कि चाहे वो कंट्री हो या कोई इंडिविजुअल हो, जाहिर है कि अपने बिहेवियर से आपको साबित करना पड़ेगा ना कि आप आगे उस किस्म की हरकतें नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच आदित्य कि आपने आज ज्वाइन किया, और हमेशा की तरह बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आई नो आपका बड़ा बिजी शेड्यूल होता है, लेकिन फिर भी मैं टाइम टू टाइम आपको परेशान तंग करती रहूंगी शो में आने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। नमस्कार, धन्यवाद, आभार, नमस्कार। थैंक यू।